हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी को बारे में हमने क्या क्या बात की, एक बार उसको रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है, अगर मैं आइडियल गैस के लिए कभी भी एंट्रोपी चेंज निकालने की कोशिश करूंगा तो उसका फॉर्मूला रहेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एम एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन V2/V1। सही है। ये जर्नल फॉर्मूला है आइडल गैस के लिए। अब इसमें अगर हम कंडीशन पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल कंडीशन, तो आइसोथर्मल के केस में क्या रहेगा, टेम्परेचर वाला पार्ट जीरो हो जाए क्योंकि सेम टेम्परेचर, तो ये वाला पार्ट जीरो, तो बचा क्या, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन आर एल एन V2/V1। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इसी डेल्टा एस को हम प्रेशर की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन P1/P2। सही है, दिख रहा है, यस। अगर हम कंडीशन लगाते हैं आइसोथर्मल के बाद आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक में क्या रहेगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम वाला पार्ट जीरो बचेगा, बस इतना, एन डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन CVM ln T2/T1। अगर हम बात करते हैं आइसोकोरिक के बाद आइसोबारिक की, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है, ये बिल्कुल सेम सेम से रहते हैं। वहां पे हो जाता है एन CVM की जगह CPM ln T2/T1। अगर हम जाते हैं रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस जीरो होता है, सिस्टम का भी, सराउंडिंग का भी, यूनिवर्स का भी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। सही है। अगर मैं बात करता हूं इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल में डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं। और डेल्टा एस को कैसे निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, एन CVM ln T2/T1 प्लस एन आर ln V2/V1। इसके बाद आइडल गैस के बाद हम पहुंचे थे सॉलिड लिक्विड गैस पे, तो सॉरी, सॉलिड और लिक्विड। अगर हमें सॉलिड के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C ln T2/T1। ये फॉर्मूला कब यूज करना है और किसके लिए यूज करना है, ये फॉर्मूला सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए है। और कब, जब उनको हम हीट करेंगे। और सबसे मेन कंडीशन, विदाउट फेज चेंज, उनका फेज चेंज नहीं होना चाहिए, विदाउट फेज चेंज। इसके बाद अपने पास एक और फॉर्मूला है डेल्टा एस का। तो डेल्टा एस का एक और फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अगर फेज चेंज होता है उस टाइम पे डेल्टा एस कैसे मेजर करें। मान लेते हैं कहीं पे मेल्टिंग हो रही है फिर फ्यूजन हो रहा है, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। सही है। कौन सा टेम्परेचर, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हमें डेल्टा एस निकालना है वेपराइजेशन का, मतलब सॉलिड लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टी। कौन सा टी, बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन के लिए डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस सब्लिमेट कर रहा है। तो ये था, ये जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी, ये रिवीजन थी जो हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो मेन फॉर्मूले थे वो अपने हो चुके हैं। अब कुछ एंट्रोपी के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। यस, तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। फर्स्ट पॉइंट विल बी एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। और आप सभी को यह भी पता होगा कि अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की। क्यों, क्योंकि आपको पता है गैस के अंदर पार्टिकल बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं, तो रैंडमनेस डिसऑर्डर ज्यादा है। सॉलिड में पार्टिकल एक जगह पे फिक्स रहते हैं तो रैंडमनेस कम है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड पॉइंट विल बी एंट्रोपी ऑफ सॉलिड is less than entropy of liquid is lesser than entropy of gas। क्लियर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट,
अगर मैं बात करता हूं किसी सेम सब्सटेंस की या अलग अलग सब्सटेंस की, और एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, तो आप बताइए किसकी एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए, हार्ड वाले की या सॉफ्ट वाले की? तो अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो उसमें थोड़ा सा पार्टिकल की मूवमेंट पॉसिबल है ना। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसमें पार्टिकल एक जगह पे फिक्स है, तो उसमें डिसऑर्डर या रैंडमनेस जल्दी से नहीं आ सकती। तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि भाई जो हार्डर सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्रोपी जनरली लेस होती है। तो हार्ड सब्सटेंसेस generally have less entropy than softer substances। इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई आपसे पूछे ग्रेफाइट, जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट और कार्बन ही है, सॉलिड में ही है, और है अपने पास डायमंड। तो दोनों कार्बन से बने हुए हैं, है ना, और दोनों की स्टेट कैसी है, सॉलिड। अब इन दोनों में आपसे कंपैरिजन कराए तो इन दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा? जो सॉफ्ट है। सॉफ्ट कौन है? डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचुरल में जो पाया जाता है, तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? ग्रेफाइट की। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई पूछे आपसे कि भाई आयरन है, एल्यूमिनियम है, सारे सॉलिड है ना, एल्यूमिनियम है और सोडियम है, ये भी सॉलिड है। अगर इन सभी में बात करें सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी? तो जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम चाकू से काट भी सकते हैं, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी इसकी। उसके बाद एल्यूमिनियम और आयरन में से आयरन ज्यादा हार्ड होता है, तो उसकी एंट्रोपी कम। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हमें हेल्प करेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंट्रोपी के ऊपर एंट्रोपी के बेस पे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर लिख देता हूं, फोर्थ पॉइंट। अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब जिसके अंदर ज्यादा एटम्स है, और अपने पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम्स कम है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब जिसके अंदर ज्यादा एटम है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जनरली have higher entropy than simple molecules। ऐसा क्यों, पहले उसको समझाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो यार, पहले आप ये समझिए कि एंट्रोपी या डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मतलब क्या है। तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो अगर मान लो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, एक जगह है मेरे पास, एक ही जगह है बस, इससे कहीं और नहीं जा सकता, तो मेरे अंदर जो डिसऑर्डर है, रैंडमनेस, उसके चांसेस कम हो गए। अगर मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी आ सकता हूँ, यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी आ सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं है ना अपनी पोजीशन अलग अलग कर सकता हूँ, है ना, मैं अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकता हूँ इस जगह पे। तो अगर जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज को अरेंज करने की, तो उतना ज्यादा उस चीज के अंदर डिसऑर्डर। अगर मैं एक ही जगह पे खड़ा हो गया, तो अगर मूवमेंट कोई मेरे पास अगर एक ही पोजीशन है, इसके अलावा मैं हिल नहीं सकता, तो मेरे अंदर डिसऑर्डर बहुत कम है। या आप बोल सकते हो मैं ऑर्डर्ड हूं, अगर मैं इधर उधर घूम रहा हूं तो आप मुझे ऑर्डर बोल सकते हो, आप बोलोगे डिसऑर्डर है ना, इधर उधर। जितना ज्यादा मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी अलग अलग पोजीशन पे जाने की, उतना ज्यादा मेरे अंदर डिसऑर्डर, उतना ज्यादा रैंडमनेस। तो किसी चीज को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, किसी चीज को कितनी ज्यादा तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, कोई भी चीज कितने अलग अलग ढंग से अरेंज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। समझ में आ रही है बात? जितनी ज्यादा अलग अलग तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो, तो उस चीज के अंदर उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, उतना ज्यादा रैंडमनेस होगी। क्लियर है? अब मान लो अपने पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स ज्यादा हैं, तो एटम्स ज्यादा है तो अपने पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करने की। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं हूं, अगर मैं हूं और ऐसे सीधा सा हूं, और मतलब मेरे हाथ पैर नहीं है, और मैं मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसे सिंपल ऐसे हूं, तो अब मेरे पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है अलग तरीके से अरेंज होने की।
हाथ पैर ऐसे जुड़े हुए हैं, सारी चीज यूनिसेल्युलर हूँ, ऐसे समझिए। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मेरे अंदर डिसऑर्डर बहुत कम है। अगर मेरे पास हाथ पैर आ जाए तो इनको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर डिसऑर्डर आ रहा है जितने मेरे पास हाथ पैर ज्यादा होंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जितने ज्यादा आइटम, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सडनली हैव हायर एंट्रोपी देन सिंपलर मॉलिक्यूल्स। इसका एक एग्जांपल है, जैसे आर्गन और CO2 की बात करें तो CO2 की एंट्रोपी ज्यादा, अगर इससे भी ज्यादा की बात करें तो C4H10 की उससे भी ज्यादा। क्यों? इसके अंदर ज्यादा एटम्स हो गए, ये इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से क्या होता है, अपने पास ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है चीजों की, मतलब अरेंज करने की। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? जैसे अगर मेरे पास रेड बॉल है और मेरे पास रेड और ब्लू बॉल है, तो रेड और ब्लू बॉल होंगे, तो अगर दो टाइप की बॉल हैं तो मेरे पास बहुत तरीके की पॉसिबिलिटीज रहेंगी उनको अरेंज कराने की। सही बोल रहा हूं? एक ऐसा भी मैं पैटर्न बना सकता हूं जिसमें तीन तीन रेड बॉल हो, दो ब्लू बॉल हो, चार रेड बॉल हो, एक ब्लू बॉल हो, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो मैं बोलूंगा उसमें रैंडमनेस ज्यादा। या ऐसे समझिए, और सिंपल समझिए, दो बैग है, एक में रेड बॉल है, एक में ग्रीन बॉल है। अगर मैं हाथ डालूंगा तो मेरे ग्रीन वाले बैग में तो उसमें ग्रीन बॉल मिलेंगी मुझे, अगर रेड वाले में डालूंगा तो रेड बॉल। तो यहाँ पे डिसऑर्डर बहुत कम है, रैंडमनेस कम है। अगर उन सबको मिक्स कर दो तो अब बॉल निकालना, अब बताना बहुत मुश्किल है कि भाई रेड बॉल आएगी या फिर ग्रीन बॉल, क्योंकि अब रैंडमनेस बढ़ गई है वहां पे, आप श्योर नहीं हो सकते। सही सही बात है। अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूं तो आप श्योर हो कि मैं यहीं पे मिलूंगा, अगर मैं इधर उधर घूम रहा हूं तो आप श्योर नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसी चीज की, 100% है, तो मतलब उसके अंदर ऑर्डर्ड है। अगर बहुत ज्यादा रैंडमनेस है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है चीजों की। तो मिक्सिंग से अगर किसी चीज को मिक्स करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं किसी दो तीन मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने की, तो उसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है। समझ रहे हो? अगली बात, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विल इंक्रीज द एंट्रोपी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन दो तरीके से हो सकते हैं भाई। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जैसे हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोल सकते हैं होमोजीनियस, मतलब सभी की स्टेट एक जैसी हो, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। और एक केमिकल रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर स्टेट अलग अलग हो, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। होमोजीनियस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जैसे N2 गैसियस स्टेट में है, H2 ये भी गैसियस स्टेट में है, H2 के ये दोनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा? NH3, और ये भी कौन सी स्टेट में है? गैसियस। ठीक है, अब ये सारी चीजें गैसियस स्टेट में, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे होमोजेनियस। ऐसा भी हो सकता है ये सारी के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट में भी हो, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन होमोजेनियस हमें किसको बोलना है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट सेम आए। हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक की भी अगर अलग हो गई तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये हो गई हमारी हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। दिख रहा है आपको? यस, ये होगी हमारी हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमें कंपेयर करना है कि भाई होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो उसमें कैसे कंपेयर करते हैं, तो पहले आप देखना कि भी रिएक्शन कैसी है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है। अगर होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन होगी तो आप ये देखना कि भाई प्रोडक्ट में मोल ज्यादा बन रहे हैं उस चीज के या कम बन रहे हैं। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर ज्यादा चीजें हो जाते हैं तो ज्यादा रैंडमनेस आ जाती है। अगर किसी जैसे अगर मैं हूं, अगर मुझे जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उतनी ज्यादा मेरे अंदर रैंडमनेस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हो।
समझे? तो ऐसे ही किसी चीज को अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, उसके अंदर डिसऑर्डर बढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आप देखो पहले कितने मॉलिक्यूल होते थे, 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन के, 3 मोल, ये सामने वाला देखना होता है, 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन, 4 मोल थे गैस मतलब रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट में कितने मोल हैं, 2। तो पहले ज्यादा पार्टिकल्स थे, बाद में कम हो गए, तो एंट्रोपी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए, चीजें जुड़ गई हैं। तो कैसे चेक करना होता है, ये तो एग्जाम्पल लिया। जनरली आप कैसे चेक करोगे, डेल्टा एन को चेक करोगे कि भाई मोल के साथ क्या हुआ, मोल में कितना चेंज आया। तो कैसे चेंज चेक करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल मतलब प्रोडक्ट के, इनिशियल किसके, रिएक्टेंट के। अगर नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल डेल्टा एन अगर ये बढ़ रहा है तो डेल्टा एन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो गए तो मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर डेल्टा एन अपना नेगेटिव आ गया इसका मतलब प्रोडक्ट में मोल कम हो रहे हैं, जैसे इस वाले केस में रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं, तो डेल्टा एन नेगेटिव आएगा, डेल्टा एन नेगेटिव आए तो एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस को देखना बहुत आसान है। हेट्रोजीनियस में सॉलिड रहेंगे, लिक्विड रहेंगे और गैस रहेगी जनरली। तो ऐसे केसेस में अपन को क्या देखना है, बस गैस को देखना है, क्योंकि गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो गैस को बस देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे गैस पहले थी, नहीं थी, बाद में गैस बनी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर गैस बनी तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो गैस को बस देखना रहता है किसमें, हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन में। तो आप डेल्टा एन निकालने की अब जरूरत नहीं है, डेल्टा एन जी निकालना। एन जी मतलब चेंज इन मोल ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस के देखने हैं बस, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट किसके, बस गैस के। अगर डेल्टा एन जी अपना पॉजिटिव आ रहा है, मतलब गैस के मोल अगर बढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे एंट्रोपीज इंक्रीजिंग। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एंट्रोपी आपकी डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी बढ़ी या कम हुई उसको आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 6 पॉइंट हो गए, 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इफ अब हम देखते हैं फिजिकल प्रोसेसेस में। फिजिकल प्रोसेस में मतलब कई बार प्रेशर को चेंज करेगा, कई बार वॉल्यूम को चेंज करेगा, कई बार टेम्परेचर को चेंज करेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में हम एंट्रोपी के बारे में कैसे बता पाए। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहले लॉजिकली समझते हैं ना क्या होगा अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं हूं और मुझे है ना बहुत कम से स्पेस में अगर बंद कर दिया जाए तो मेरे पास मूवमेंट करने की चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा जगह पे हूं तो मेरे पास इधर उधर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मेरे अंदर डिसऑर्डर क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें, बहुत जगह पॉसिबल है इधर उधर जाने के लिए। अगर मैं थोड़ी सी जगह में मुझे बंद कर दिया तो मेरे पास मूवमेंट करने के या अलग अलग तरीके से अरेंज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं अलग अलग तरीके से अरेंज होने की। क्लियर है? इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन एंट्रोपी विल इंक्रीज। इसको हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। कैसे? आपको पता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सीवीएम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वो टेम्परेचर वाला पार्ट गया, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। वी टू क्या है, फाइनल वॉल्यूम। अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसके बाद अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट, इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन एंट्रोपी। आप बोलिए क्या होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं
टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगी तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, और वॉल्यूम कम होगी तो एंट्रोपी, पास में अगर कम स्पेस रहेगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, यस, एंट्रोपी विल डिक्रीज। और इसको भी हम ऐसे फॉर्मूले से देख सकते हैं, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एन आर एल एन P1/P2। अब फाइनल प्रेशर ज्यादा है, फाइनल प्रेशर ज्यादा तो ये जो पूरी चीज है इसकी वैल्यू कम आएगी एक से, कि भाई नीचे वाली संख्या बड़ी होगी ना तो ये ऊपर वाली छोटी है, नीचे अगर नंबर बड़ा हो जाए तो संख्या एक से कम आने लगती है, जैसे यार 1/10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, है ना। अगर एल की वैल्यू, एल के अंदर लेस देन 1 कोई नंबर होता है, एक से छोटा होता है जैसे 0.9, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, और डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, समझ रहे हो। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 9th पॉइंट। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if temperature is increased then entropy will इंक्रीज और डिक्रीज, क्या बोलते हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल ज्यादा मोशन करने लगेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, तो रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंट्रोपी विल इंक्रीज। बस क्लियर है, ये कुछ पॉइंट्स थे एंट्रोपी के बारे में, ये आपको हेल्प करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।